वेलकम टू बी फिजिक्सिफाइड वंस अगेन। आज का वन शॉट है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। बहुत ही छोटी और बहुत प्यारी सी यूनिट है ये, जिसका वेटेज एटम्स एंड न्यूक्लियाई के साथ मिल करके 12 मार्क्स का है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो शुरू करते हैं भाई। डुअल नेचर का क्या मतलब है यार? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डुअल नेचर? और हम पहले बात करेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन की, और फिर उसको एक्सटेंड करेंगे मैटर के लिए, क्योंकि मैटर और रेडिएशन, मैटर और एनर्जी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आइंस्टाइन्स एनर्जी मास रिलेशन E इज इक्वल टू mc² तो सुनी ही होगी तुमने। तो भैया डुअल नेचर का मतलब क्या है? भाई तुमने वेव ऑप्टिक्स पढ़ ली यार। वेव ऑप्टिक्स में तुमने पढ़ा कि लाइट का वेव नेचर होता है। अब कौन सर्टिफाई करता है लाइट का वेव नेचर? तो लाइट का वेव नेचर सर्टिफाई करने वाले बहुत सारे फिनोमेना तुमने पढ़े लास्ट चैप्टर में। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और भी बहुत सारे फिनोमेना हैं जो लाइट के वेव नेचर को जस्टिफाई करते हैं, जो चीख चीख के कहते हैं कि लाइट वेव है। किसी ने एक और फिनोमेना देख लिया, और क्या देख लिया? किसी ने देखा कि भाई अगर किसी मेटालिक सरफेस पर लाइट इंसिडेंट की जाए तो उस मेटल सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं। एंड दिस फिनोमेना वाज टर्म्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फिनोमेना को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू फोटॉन्स। फोटोन क्या है? इट इज द नेम गिवन टू द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू फोटॉन्स इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जब इस फिनोमेना को देखा गया तो फिर सोचा गया कि लाइट का जो एग्जिस्टिंग वेव नेचर है, क्या उससे इस फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पाएंगे? तो भैया पता चला कि उससे इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। हम तुम्हें भी बताएंगे क्यों नहीं पॉसिबल। तो अब भाई वेव नेचर से, वेव नेचर के प्रिंसिपल्स को मान करके हम इस फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो फिर एक नई थ्योरी का जन्म हुआ और कहा भैया कि लाइट इज नॉट अ वेव, इट इज पार्टिकल। लाइट एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। जब वो ये फिनोमेना डेमोन्स्ट्रेट करती है, इट बिहेव्स एज अ पार्टिकल। तो फिर तब कैसे बिहेव करती है? जब वो इंटरफेरेंस शो करती है, जब वो डिफ्रैक्शन शो करती है, तो तब वो वेव की तरह बिहेव करती है। तो इसका मतलब क्या है कि उसका दोनों नेचर है, उसके दोनों नेचर है। अब ये कैसे पॉसिबल है? अरे भाई बिल्कुल पॉसिबल है। हम सबके बहुत सारे नेचर होते हैं, हम सबके अंदर बहुत सारे रूप छुपे हुए हैं यार। हम कभी एक टीचर होते हैं, कभी हम एक स्टूडेंट होते हैं, कभी हम एक सन होते हैं, कभी हम एक फ्रेंड होते हैं। बहुत सारे नेचर हैं, और कब कौन सा नेचर डोमिनेंट होगा ये डिपेंड करता है हमारे इंटरैक्शन पे। हमारा इंटरैक्शन किसके साथ है उस पे डिपेंड करता है। तो खैर, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द एमिशन, इज द फिनोमेना ऑफ emission of electrons from a metallic surface when light of suitable frequency is made incident on it. अब भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने बात की कि इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो साहब कौन से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं? तो भैया जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अंदर, वो निकलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन एटम्स को छोड़ के बाहर आ गए, मेटल के अंदर घूम रहे, वो वाले इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। अब सर तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, यार सर वो जब वो फ्री है तो अपने आप क्यों नहीं निकल आते? अरे भाई अपने आप इसलिए नहीं निकलते हैं क्योंकि जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो ये जो पॉजिटिव आयंस होते हैं ये पकड़ के उसे खींच लेते हैं, उसे बाहर जाने नहीं देते। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए मेटल सरफेस की से एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है, और उस मिनिमम एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन, जिसने केमिस्ट्री में तुमने थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा होगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा होगा तुमने। The minimum energy required to take out the electron from the metallic surface is known as
वर्क फंक्शन। अब ये जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, क्या हम केवल लाइट के थ्रू दे सकते हैं? नहीं, दो और तरीकों से दे सकते हैं। मतलब तीन तरीके से इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। वो तीन तरीके कौन कौन से हैं? पहला है भैया थर्माइनिक एमिशन। कौन सा एमिशन है? बोलो, थर्माइनिक एमिशन है। मतलब अगर हम हीट डाल रहे हैं, हीट एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहे हैं, मतलब ये जो वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी है उसे हम हीट एनर्जी की फॉर्म में दे रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं थर्माइनिक एमिशन। दूसरा है तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अगर हम लाइट डाल रहे हैं, लाइट की फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फील्ड एमिशन। तो भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सपेरिमेंटल स्टडी करने के लिए दो लोगों ने बीड़ा उठाया। तो दो ये जो महानुभाव थे, इनका नाम था लेनार्ड और मिलिकन। तो लेनार्ड और मिलिकन ने क्या एक्सपेरिमेंट किए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, वो देखते हैं। तो भैया लेनार्ड और मिलिकन ने क्या एक्सपेरिमेंट किए, देखते हैं यार जरा। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज था इनके पास, वो क्या था? सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि यार इलेक्ट्रॉन को तो देखा नहीं किसी ने। अब जिसे देखा नहीं उसको लेके एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे? तो इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन किया इन्होंने। और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या किया? यहां पर इन्होंने एक मेटालिक सरफेस को रखा, लाइट इंसिडेंस कराने के लिए एक विंडो क्रिएट की यहां पर, इसके सामने यहां पर एक दूसरी प्लेट रखी जिससे कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकले और इस प्लेट पर जाएं, और उन इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रेंथ को नोट करने के लिए यहां पर क्या कनेक्ट कर दिया? एक एमीटर कनेक्ट कर दिया। अब भैया क्या होगा कि जब इस एमीटर में इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्या आएंगे बोलो? इलेक्ट्रॉन जब इस एमीटर में आएंगे तो इस एमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। अब भैया अगर इसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां तक आ रहे हैं, ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है। और अगर एमीटर में डिफ्लेक्शन कम हो रहा है, इसका मतलब कम इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कम करंट फ्लो हो रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस सर्किट दे डिड अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और जो एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने किए वही एक्सपेरिमेंट्स लॉज बन गए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के। तो पहला एक्सपेरिमेंट था इंटेंसिटी के साथ में। तो इंटेंसिटी के साथ इन्होंने देखा कि जैसे जैसे ये लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे थे, एमीटर का डिफ्लेक्शन बढ़ता जा रहा था। अब एमीटर का डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ज्यादा करंट आ रहा है। तो इन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है that is directly proportional to the intensity of incident light। वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। भैया बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अगर हम ग्राफ बना लें इन दोनों के बीच में, इंटेंसिटी और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो वो जो ग्राफ आएगा वो भी स्ट्रेट लाइन आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। दूसरा जो इन्होंने किया, दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया पोटेंशियल के साथ में, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब यहां पर एक बार पॉजिटिव पोटेंशियल दिया और फिर नेगेटिव पोटेंशियल दिया। तो पहले देखते हैं जीरो पोटेंशियल पर क्या होगा। मतलब ग्राफ से हम देखते हैं, यहां पर इस एक्सिस पर दे देते हैं, बना लेते हैं पोटेंशियल, और इस एक्सिस पर देख लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, शॉर्ट में पीईसी लिख देते हैं। तो जब यहां जीरो पोटेंशियल है
तो भी एमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिन्हें यहां पॉजिटिव की अट्रैक्शन की जरूरत नहीं है, वो अपने आप पहुंच जाते हैं। उनके पास इतनी एनर्जी है कि वो अपने आप पहुंच जाते हैं, और अपने आप पहुंच जाते हैं, इस वजह से करंट मिल जाता है। तो जीरो पोटेंशियल पर भी ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? यहां से स्टार्ट होगा, मतलब जीरो पोटेंशियल पर भी कुछ करंट मिलेगा। उसके बाद हमने धीरे धीरे पॉजिटिव बढ़ाना शुरू किया, करंट बढ़ने लगा। करंट बढ़ने लगा, क्यों बढ़ने लगा? क्योंकि जो गरीब इलेक्ट्रॉन थे, जिनके पास कम एनर्जी थी, वो भी अट्रैक्ट होने लगे, पहुंचने लगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, करंट बढ़ गया। और पॉजिटिव दिया और करंट बढ़ गया, क्योंकि और इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगे। और एक स्टेज ऐसी आई कि जितने निकल रहे थे वो सारे के सारे पहुंचने लगे, और जब सारे के सारे पहुंचने लगे तो करंट मैक्सिमम हो गया। उस करंट को हम कहते हैं सैचुरेशन करंट। क्या कहते हैं? बोलो। सैचुरेशन करंट कहते हैं। अब अगर हमें सैचुरेशन करंट बढ़ाना है तो यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलवाने पड़ेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी निकलेंगे जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी। मतलब सैचुरेशन करंट बढ़ाना है तो इंटेंसिटी बढ़ा देंगे लाइट की। क्या बढ़ा देंगे? इंटेंसिटी बढ़ा देंगे। तो दो बातें पता चली। पहली बात तो ये कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हैं उन सबकी एनर्जी सेम नहीं होती, सब अलग अलग एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जब हम पॉजिटिव में पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो एक डेफिनेट पोटेंशियल पर पहुंच के करंट मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि भैया जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे वो सारे के सारे पहुंचने लगे। तो सैचुरेशन करंट अगर हमें बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो हमें इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। मतलब इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो अब भैया पॉजिटिव पोटेंशियल की बात हो गई। अब बात करते हैं निगेटिव पोटेंशियल की। मतलब यहां पर अगर हम निगेटिव में पोटेंशियल देना शुरू करेंगे, निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा? तो जब हम निगेटिव पोटेंशियल यहां अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तो भैया देखो, निगेटिव पोटेंशियल जब हम यहां अप्लाई करेंगे तो थोड़ा तुम निगेटिव दोगे तो इलेक्ट्रॉन जो गरीब होंगे बेचारे, जो कमजोर होंगे, जो कम एनर्जी वाले होंगे, वो डरेंगे और डर करके नहीं पहुंचेंगे, रिपेल हो जाएंगे, नहीं पहुंचेंगे। फिर तुम थोड़ा और निगेटिव बढ़ा दो तो और जो थोड़े अमीर होंगे वो डर जाएंगे। फिर थोड़ा और निगेटिव बढ़ाते जाओगे तो धीरे धीरे जो सबसे अमीर होंगे वो भी डर जाएंगे, जो बाहुबली होंगे वो इलेक्ट्रॉन भी डर जाएंगे और यहां नहीं पहुंचेंगे। तो बाहुबली को मारने वाला कौन था? कटप्पा। तो इस पोटेंशियल को हम कहते हैं कटप्पा नहीं, कट ऑफ पोटेंशियल। क्या कहते हैं इस पोटेंशियल को? बोलो। कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। कट ऑफ पोटेंशियल मतलब जो बाहुबली इलेक्ट्रॉन्स को भी रोक देता है, जो बाहुबली इलेक्ट्रॉन्स को भी रोक देता है, उसे कहते हैं कट ऑफ पोटेंशियल, या उसका एक और नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल उसका नाम है। और ये जो पोटेंशियल होता है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड हेयर। मतलब अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs है तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम, वो होगी EVs। मतलब अगर 5 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो यहां से जो मैक्सिमम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के निकलेंगे, या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर मैक्सिमम एनर्जी है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 वोल्ट होगा। माइंड इट। तो भैया ये बात होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां नेगेटिव पोटेंशियल हो गया। अब साइंटिस्ट अपनी ही बात मानते हैं, दूसरों की मानते ही नहीं है। उन्होंने कहा यार अब इस नेगेटिव पोटेंशियल पे मुझे करंट चाहिए, ये यहां पर नेगेटिव ही रहने दो, कुछ चेंज नहीं करेंगे, यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा रहने देंगे और करंट चाहिए हमें। उन्होंने इंटेंसिटी बढ़ाना शुरू कर दी। यहां पर इंटेंसिटी बढ़ाई उन्होंने, लेकिन हार गए। 2 गुनी, 4 गुनी, 6 गुनी, 10 गुनी, 100 गुनी कर दी, लेकिन करंट नहीं मिला। तो क्या हुआ होगा बताओ? क्यों नहीं मिला? अगर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते यहां पर तो करंट मिल जाता। इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन बढ़े तो, लेकिन उनकी एनर्जी नहीं बढ़ पाई, हिम्मत नहीं आ पाई उनमें कि इस कटप्पा को फेस कर पाए, वो यहां पहुंच पाए। मतलब एक बात तो तय हो गई कि एनर्जी जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। पहला कंट्राडिक्शन आ गया वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी में।
वेव थ्योरी चीख चीख के कहती है, इंटरफेरेंस में चीख चीख के कहा था हमने कि एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, लेकिन यहां पर एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। ये कंट्राडिक्शन आ गया और इस वजह से हम वेव थ्योरी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में नाकाम हो गए। फिर क्या हुआ भैया? फिर हमने लेनार्ड और मिलिकन साहब थे, इन्होंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया और जैसे ही फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया करंट मिल गया, एमीटर की सुई हिल गई, कटप्पा बेहोश हो गया। तो क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि भैया जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया होगा तो जरूर इन इलेक्ट्रॉन्स के पास हिम्मत आ गई होगी, एनर्जी आ गई होगी, डिस्पाइट ऑफ द रिपल्शन वो प्लेट पर पहुंच गए होंगे तो एमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया, करंट मिल गया। इसका मतलब एनर्जी इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड करती, एनर्जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आया। अब लेनार्ड और मिलिकन ने देखा यार एनर्जी इतनी बढ़िया चीज है फ्रीक्वेंसी, तो लाओ एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिश्ता थोड़ा अलग से एनालाइज कर लेते हैं। तो इन्होंने एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के रिश्ते को अलग से एनालाइज किया एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ की हेल्प से, और इन्होंने देखा कि किसी भी मेटल के लिए एनर्जी फ्रीक्वेंसी ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, इट स्टार्ट्स एट सम डिस्टेंस ऑन द फ्रीक्वेंसी एक्सिस। फ्रीक्वेंसी एक्सिस पर थोड़ा दूर हटके स्टार्ट होता है ग्राफ, यहां से स्टार्ट होता है, एक मिनिमम वैल्यू को क्रॉस करके स्टार्ट होता है। अब इसका क्या मतलब है यार? इसका मतलब यह है कि किसी भी एरी गैरी नथु कैरी फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने लगेंगे कि तुम सोचो कि हम कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल दें इलेक्ट्रॉन निकला, नहीं। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होगी, उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट डालोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, और इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसी के एक ऐसी ही डेफिनेशन पूछी जाती है बोर्ड में, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इसे एग्जाम्स के लिए। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ जाती है एग्जाम में कभी कभी, तो अगर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो नेचुरल सी बात है वेवलेंथ होगी c/λ0। अगर ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम होगी, नेचुरल सी बात है। मतलब द मैक्सिमम वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की डेफिनेशन नोट कर लो, द मैक्सिमम वेवलेंथ अप टू विच द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन अकर फ्रॉम द मेटालिक सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहलाती है। तो एक बात तो ये हो गई कि भाई मिनिमम फ्रीक्वेंसी, एरी गैरी नथु कैरी फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। दूसरी बात, इसकी इक्वेशन लिखी इन्होंने, स्लोप को अगर हम a मान लें कांस्टेंट। हाँ, एक और बात, इन्होंने जितने भी मेटालिक सरफेस उस समय थे नोन फोटोसेंसिटिव मेटल्स, सबके लिए ग्राफ बनाया और सबके ग्राफ जो आए वो आपस में पैरेलल आए, मतलब सबका स्लोप जो है वो सेम आया। तो एक बात उन्होंने डिक्लेयर कर दी कि उन्होंने कहा हम तो नहीं इतने काबिल है, हमें तो नहीं पता है, लेकिन जब भी ये स्लोप डिक्लेयर होगा इट विल बी अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। पहली बात, स्लोप विल बी अ यूनिवर्सल कांस्टेंट व्हेनेवर इट विल बी डिस्कवर्ड। और ये जो इंटरसेप्ट है इसको इन्होंने नहीं बता पाए, इसको भी इन्होंने कांस्टेंट मान लिया, इसे इन्होंने बी नाम दे दिया। तो अगर हम इस ग्राफ की इक्वेशन लिखें, वाई एक्सिस पर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, तो ई के इज इक्वल टू स्लोप को a ले लिया हमने, x एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है, इंटरसेप्ट नेगेटिव साइड में है। सो दिस वाज द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी कर्व अकॉर्डिंग टू लेनार्ड और मिलिकन। तो पहली बात तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, दूसरी बात इन्होंने कहा स्लोप जब भी डिस्कवर होगा यूनिवर्सल कांस्टेंट होगा, और ये इक्वेशन इन्होंने दे दी, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट दे दिया। और लास्ट बात इन्होंने ये बताई भैया कि देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई टाइम लैग नहीं होता। और ये सारे जो ऑब्जर्वेशन थे ये लॉज बन गए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के। पहला लॉ क्या बन गया? पहला लॉ बन गया दैट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स is directly proportional to the intensity of incident light। अरे भैया हाँ ना बोलो। दूसरा लॉ क्या बन गया? दूसरा लॉ बन गया the energy does not depend upon intensity, it depends on frequency। तीसरा लॉ क्या बन गया? there exists a minimum frequency, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है below which the emission of electrons is not possible।
एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और चौथा लॉ जो बन गया कि देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये 4 लॉज बन गए, कहीं कहीं 5 लॉज भी कहे जाते हैं, क्योंकि वो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी वाली जो मैंने बात बताई वो अलग अलग बता दी जाती है कि एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। इसको अगर हम 2 पार्ट्स में बता देंगे तो 5 लॉज हो जाएंगे। अब जब ये ऑब्जर्वेशन दुनिया को लेनार्ड और मिल्टन ने दे दिए तो फिर एक्सप्लेन करने की बारी आई, और वेव थ्योरी से लोगों ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन वेव थ्योरी फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? पहली बात, वेव थ्योरी कहती है कि एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एनर्जी इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड करती। पहला कंट्राडिक्शन। दूसरा कंट्राडिक्शन, वेव थ्योरी में एनर्जी का फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तीसरी बात, अगर लाइट एक वेव है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में उसे मिनट, सेकंड, दिन, महीने, साल लग सकते हैं। ऐसा नहीं कि तुरंत वेव जाएगी और इलेक्ट्रॉन को निकाल लाएगी, टाइम लगेगा। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में टाइम नहीं लगता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वेव थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वी नीड अ सर्टेनली न्यू थ्योरी फॉर एक्सप्लेनिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो कौन सी थ्योरी है वो। तो भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने का बीड़ा उठाया आइंस्टाइन साहब ने, और उन्होंने सहारा लिया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का। अब यह प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है भैया कि ठीक बात है यार, तुम सही कह रहे हो, लाइट एक वेव है, लाइट का प्रोपगेशन कंटिन्यूअस है, लेकिन जब लाइट इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करेगी तो इट कैन नॉट बिहेव कंटिन्यूअसली, इट कैन नॉट बिहेव लाइक अ वेव, इट कैन नॉट बिहेव कंटिन्यूअसली। इसका प्रोपगेशन वेव फॉर्म में नहीं हो सकता। इट रादर ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स नोन एज फोटॉन्स। एक बहुत ही फनी एग्जाम्पल है, हमें नहाना है, शॉवर के नीचे खड़े हो जाएंगे, पानी धार बन के गिरेगा, हमारा कुछ नहीं होगा। लेकिन वही धार बना के पानी हम एक छोटे से मक्खी या मच्छर पे डाल दें तो वो शायद बह जाएगा, मर जाएगा। उस पे अगर हमें पानी डालना है तो बूंद बूंद करके पानी डालना पड़ेगा, ड्रॉपर से पानी डालना पड़ेगा। कंटिन्यूअस एक धार की फॉर्म में पानी नहीं डाल सकते उसके ऊपर। तो वही बात यहां पर कही गई कि भैया अगर लाइट इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल के साथ इंटरैक्ट करेगी तो वो वेव की तरह बिहेव नहीं करेगी। उसका इंटरैक्शन जब इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल से होगा तो वो डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में आएगी, और इस एक एनर्जी पैकेट को कहते हैं फोटॉन। लाइट के ये जो डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट है इसको क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। और एक फोटॉन की एनर्जी होती है h न्यू, where h is Planck's constant and nu is the frequency of light। फिक्स है ये, क्वांटाइज्ड है एनर्जी। तो भैया इलेक्ट्रॉन जो है, लाइट जो है, जब इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल से इंटरैक्ट करेगी तो इट विल बिहेव लाइक दिस। इट विल ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स एंड वन पैकेट इज नोन एज फोटॉन। ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल किया। इन्होंने फोटॉन को कह दिया क्वांटा ऑफ लाइट। याद करो, क्वांटा ऑफ चार्ज कहा था हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि जो चार्ज का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में माइक्रोस्कोपिक लेवल में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वैसे ही माइक्रोस्कोपिक लेवल में, बहुत सब एटॉमिक लेवल में जब हम जा रहे हैं तो वहां पर लाइट का जो ट्रांसफर हो रहा है, लाइट का जो इंटरेक्शन हो रहा है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। तो इस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का आइंस्टाइन ने कैसे यूज किया? आइंस्टाइन ने कहा भैया देखो, प्लैंक साहब की बात को अगर हम माने तो यार लाइट जब पड़ रही है मेटेलिक सरफेस पर, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो उस
लाइट के एक फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है। और नेचुरल सी बात है यार, जेल में कोई कैदी अगर बंद होता है, उसे भागने का रास्ता मिलता है तो सबसे पहले वो रास्ता पकड़ता है। अब इलेक्ट्रॉन फंसा हुआ है अंदर, क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव आयन है यार वो उसे निकलने नहीं दे रहे, वो उसकी टांग खींच लेते हैं जब भी वो बाहर जाने की कोशिश करता है। उसे वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी नहीं मिल पा रही है, इसलिए वो बाहर नहीं जा पा रहा है। तो ये जो फोटोन है, अगर इसके पास इतनी एनर्जी है, कितनी, वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन उसे तुरंत एब्जॉर्ब करता है और उसकी एनर्जी को एक्सप्लॉइट करता है दो तरीके से। पहली तो निकलने के लिए जो उसे एनर्जी चाहिए मिनिमम, दैट इज नोन एज वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं उसको? वर्क फंक्शन कहते हैं। और अगर बचती है एनर्जी तो वो बन जाती है उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो ये आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहलाती है कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ मेटालिक सरफेस, अ फोटोन इंटरैक्ट्स विद एन इलेक्ट्रॉन and the energy of this photon h nu is exploited in two ways. पहली जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसे निकालने के लिए, दैट इज वर्क फंक्शन, एंड द रिमेनिंग एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। जो बचती है, बाहर आएगा, बचेगी, अगर एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा उसको मिल गई है तो वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। सो दिस इज द प्रिलिमिनरी फॉर्म ऑफ आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो भैया ये जो आइंस्टाइन्स इक्वेशन आई यार, एच न्यू बराबर W प्लस ई के, तो W जो है वो तो यार मिनिमम एनर्जी है। अब एनर्जी का तो फॉर्मेट फिक्स कर दिया तुमने कि एनर्जी एच न्यू के फॉर्म में होगी। तो अगर ये मिनिमम एनर्जी है तो यहां पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। मतलब वर्क फंक्शन को हम लिख सकते हैं एज एच न्यू नॉट। न्यू नॉट यहां पर है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये मिनिमम एनर्जी है तो यहां पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो ये एच न्यू बराबर क्या हो जाएगा? एच न्यू नॉट प्लस ई के। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब भैया ई के बराबर आ गया एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो भैया हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, बराबर हो गया एच न्यू माइनस न्यू नॉट। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब इन इक्वेशंस के बेसिस पे आइंस्टाइन ने सारे लॉज को एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया, चुन चुन के, और ग्राफ को भी एक्सप्लेन किया, लेनार्ड और मिल्टन की भविष्यवाणी को भी एक्सप्लेन किया। कैसे? पहला लॉ क्या कहता है बताओ? पहला लॉ कहता है इंटेंसिटी बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? आइंस्टाइन ने बताया कि जब हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, ज्यादा फोटोन जाएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल के लाएंगे। इसी वजह से इंटेंसिटी बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, करंट बढ़ जाता है। पहला लॉ एक्सप्लेन हो गया। दूसरा लॉ क्या है? अरे भाई, जब दिख रहा है कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, E बराबर एच न्यू होता है, तो भैया ये तो बात यहीं से प्रूव हो गई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। दूसरा प्रूव हो गया। और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी इसलिए इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी। तो ये हमारी दोनों बातें प्रूव हो गई। तीसरी बात कि भैया एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो वो यहां से देख लो, अगर न्यू जो है वो न्यू नॉट से कम होगा, अगर न्यू नॉट से कम होगा तो क्या ये टर्म निगेटिव हो जाएगा? बोलो। और ये निगेटिव हो जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। क्या कोई स्क्वायर कभी निगेटिव हो सकता है? बोलो। स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब न्यू कभी भी न्यू नॉट से कम नहीं हो सकता। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता। तो यह बात भी प्रूव हो गई। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे ही लाइट जाती है, फोटोन मिलता है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन उसे एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी मिलती है और वो तुरंत बाहर आ जाता है। इसी वजह से कोई टाइम लैग नहीं होता लाइट के पड़ने पर और इलेक्ट्रॉन के निकलने पर। अब ये देखो ग्राफ को कैसे एक्सप्लेन किया इन्होंने। काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी ग्राफ जो था, जो लेनार्ड और मिलिकन ने दिया था, क्या दिया था लेनार्ड और मिलिकन ने? E के बराबर A न्यू माइनस बी।
मतलब स्लोप को इन्होंने ए कहा था और इंटरसेप्ट को इन्होंने बी कहा था। तो अगर हम इसको आइंस्टाइन्स इक्वेशन से कंपेयर करें, ई के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू, तो क्या लेनार्ड और मिल्टन की भविष्यवाणी सच साबित हो गई? ये जो स्लोप है ये किसके बराबर आ गया? एच के बराबर आ गया। और एच क्या है? कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो लेनार्ड और मिल्टन की भविष्यवाणी बिल्कुल सच हो गई। उन्होंने कहा था कि ए की डिस्कवरी जब भी होगी इट विल बी ए यूनिवर्सल कांस्टेंट, तो वो यूनिवर्सल कांस्टेंट आ गया। और जो इंटरसेप्ट है ये बताता है वर्क फंक्शन। इंटरसेप्ट जो ग्राफ बेस बहुत क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, देख लेना। तो ये जो इंटरसेप्ट है ये बताता है वर्क फंक्शन। तो ई के बराबर ये आ गया भैया एच न्यू माइनस डब्ल्यू आ गया। और देखो ये जो ग्राफ आता है एग्जाम में, ये काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी तो पढ़ते ही हैं सब। कभी कभी ये आ जाता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी ना हो, यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल हो, तो स्लोप क्या बताएगा, इंटरसेप्ट क्या बताएगा इसका? तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी की जगह अगर हमने ईवीएस लिख लिया एच न्यू माइनस डब्ल्यू, तो वीएस बराबर क्या हो जाएगा? एच अपॉन ई न्यू माइनस डब्ल्यू अपॉन ई। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो अगर इसे y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो स्लोप क्या हो जाएगा इसका? स्लोप हो जाएगा h अपॉन ई और इंटरसेप्ट हो जाएगा w अपॉन ई। तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन इस पे आ सकता है। एक और ग्राफ आया भी रिसेंटली 2019-2020 में, जिसमें उन्होंने vs की जगह यहां पर कह दिया कि अगर वेलोसिटी का स्क्वायर हो और यहां फ्रीक्वेंसी हो तो स्लोप और इंटरसेप्ट क्या बताएगा? तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख लेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर लिख लेंगे, बराबर क्या लिख लेंगे? एच न्यू माइनस डब्ल्यू लिख लेंगे। तो वी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 2h अपॉन एम न्यू माइनस 2w बाई एम। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो भैया यहां पर अगर कंपेयर करो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो स्लोप क्या हो जाएगा? यहां पर स्लोप हो जाएगा 2h अपॉन एम, और यहां पर इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? इंटरसेप्ट हो जाएगा 2w बाई एम। तो ये तीनों ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिए जाते हैं, और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन एक तो इस चैप्टर से आना ही आना है, मान के चलो तुम्हारे एग्जाम्स में। आगे देखते हैं भैया। तो भैया इस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कहानी हमारी खत्म हो गई। दैट इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मदद से एक नया पहलू निकल के आया लाइट का। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अलावा एक और इफेक्ट है, तुम्हें जनरल नॉलेज के लिए बता देते हैं, उसे कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। तो पार्टिकल नेचर को जस्टिफाई करते हैं ये दोनों इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट। और वेव नेचर को जस्टिफाई करते हैं इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो दोनों नेचर होते हैं लाइट के। कौन सा फिनोमेना विजिबल हो रहा है इस बात पे डिपेंड करता है कि लाइट का कौन सा नेचर डोमिनेंट है। अगर वेव फिनोमेना एक्सप्रेस हो रहा है, एग्जिबिट हो रहा है, तो इसका मतलब लाइट का वेव नेचर डोमिनेंट है। और अगर पार्टिकल जो फिनोमेना एग्जिबिट हो रहा है, इसका मतलब लाइट का पार्टिकल नेचर डोमिनेंट है। एक बहुत एमिनेंट राइटर है आईआईटी के, अजय घोटक, शायद उनकी बुक में उन्होंने एक नया टर्म लिया है वेव और पार्टिकल को मिला करके, वेविकल्स। उन्होंने कहा है कि वेव्स भी है, पार्टिकल्स भी है, वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। तो ही हैज कॉइन्ड अ न्यू टर्म, वी कैन कॉल इट अ वेविकल। तो इस तरीके से हम बात करते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन की। अब हम आते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर पे। तो भाई डी ब्रॉगली साहब थे एक, लुइस डी ब्रॉगली, उन्होंने कहा कि यार ये एनर्जी जो है और ये जो मैटर है, ये तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को मैटर में बदला जा सकता है। तो अगर एनर्जी को मैटर में, मैटर को एनर्जी में बदला जा सकता है और एनर्जी डुअल नेचर एग्जिबिट करती है, तो मैटर क्यों नहीं कर सकता डुअल नेचर एग्जिबिट? मैटर भी कर सकता है डुअल नेचर एग्जिबिट। तो कैसे करेगा? इन्होंने भैया यहां पर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया रफ। एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एच न्यू बाई सी इज इक्वल टू दिस इज एम सी, मास इंटू वेलोसिटी। ये तुम्हारा आ गया क्या? पी। और यहां पर हम लिख सकते हैं एच अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू सम सॉर्ट ऑफ एच अपॉन पी। मतलब दिस इज नॉट अ वेरी ऑथेंटिक डेरिवेशन, लेकिन एक रफली हम समझना चाहें, दिस इज अ वेरी मैजिकल इक्वेशन। मैजिकल इक्वेशन क्यों है? ये दो चीजों को कनेक्ट कर रही है इक्वेशन।
दो कैसी चीजें हैं, एक है मोमेंटम। मोमेंटम मतलब मोमेंटम इज अ पार्टिकल प्रॉपर्टी। अरे भाई मोमेंटम किसके पास होगा? मोमेंटम होगा एक पार्टिकल के पास जिसका मास m है और जो v वेलोसिटी से दौड़ लगा रहा है। तो मोमेंटम इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल, वेयर एज लैम्डा इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ वेव। वेवलेंथ किसके पास होगी? वेवलेंथ वेव के पास होगी। तो ये जो मैजिकल इक्वेशन है फिजिक्स की, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशन ऑफ फिजिक्स। इट कनेक्ट्स टू प्रॉपर्टीज, वन इज वेव प्रॉपर्टी एंड अनदर इज पार्टिकल प्रॉपर्टी। मतलब इस इक्वेशन की भावनाएं क्या है? भावनाएं ये हैं कि अगर किसी पार्टिकल का मोमेंटम p है, अगर कोई पार्टिकल मोशन में है, अगर कोई पार्टिकल मोशन में है, तो उससे एसोसिएटेड एक वेव होती है जिसका वेवलेंथ होता है लैम्डा, एंड दैट इज गिवन बाय दिस रिलेशन विच इज नोन एज डी ब्रॉगलीज रिलेशन। और इस वेव को कहते हैं मैटर वेव। क्या कहते हैं इस वेव को? मैटर वेव। एक बार स्टेटमेंट बोल देता हूं, लिख लेना। विद एवरी मूविंग मटेरियल पार्टिकल there is associated a wave known as matter wave, and if the momentum of the particle is p, then its wavelength lambda of the matter wave is given by this relation, lambda is equal to h upon p। अब भैया बात यह आती है कि यार हमें दिखती क्यों नहीं है? कार के पहिए के साथ दिखे हमें वेव, ट्रक के पहिए के साथ दिखे, फुटबॉल के साथ दिखे। तो भैया इसका एग्जिस्टेंस एटॉमिक और सब एटॉमिक डोमेन में है। वही ग्रेविटेशन वाली बातें आ जाती हैं घूम फिर के कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो है, लेकिन हम एक दूसरे से चिपक के क्यों नहीं चल रहे हैं? हम क्यों नहीं चिपक जाते टेबल पे, चेयर पे? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बहुत कम है, हमारा मास बहुत कम है। वही ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और सन और प्लैनेट्स के केस में इतना डोमिनेंट, इतना पर्टिनेंट हो जाता है कि वो बरसों से अर्थ जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, वहाँ प्लैनेट्स एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, सैटेलाइट्स घूम रही हैं प्लैनेट्स के चारों ओर, मून घूम रहा है अर्थ के चारों ओर। तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स इतना इंपॉर्टेंट हो गया, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि वो इतने भारी हैं वहाँ पर। लेकिन हम लोग यार इतने हल्के फुल्के हैं, तो हमारे लिए ये फोर्स नेग्लिजिबल है, हमें नहीं मालूम चल रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कुछ वैसी कहानी यहां पर भी आ गई कि भाई लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p है, तो h की वैल्यू यार बहुत कम है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। और h की वैल्यू कम होने की वजह से लैम्डा इतना कम हो जाता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। और हमारा मास तो ज्यादा ही खैर। लेकिन जब यही बात हम करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के लिए, प्रोटॉन्स के लिए, तो उनका मास जो है वो 10 टू द पावर -31 kg। तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 10 टू पावर -31, प्रोटॉन का 1.67 10 टू पावर -27। तो जब ये -31 ऊपर जाएगा तो -34 + 31, फिर ये नेग्लिजिबल नहीं रहेगी वेवलेंथ। फिर जो नेग्लिजिबल नहीं रहेगी वेवलेंथ, लगभग इस ऑर्डर की वेवलेंथ रहेगी। तो ये जो वेव नेचर है पार्टिकल्स का, मैटर का वेव नेचर है, it is pertinent, significant only in the atomic and subatomic domain। मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे मोटे पार्टिकल्स हैं, उनसे एसोसिएटेड वेव होती है, विजिबल होती है, और उसके इफेक्ट्स भी विजिबल होते हैं। इसको एक्सपेरिमेंटली भी डिमॉन्स्ट्रेट किया है। एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, तुम्हारे रेड्यूस सिलेबस में नहीं है वो, डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन के वेव इफेक्ट्स को डिमॉन्स्ट्रेट किया। एक थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट भी है जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेव के इफेक्ट्स को डिमॉन्स्ट्रेट किया हुआ है। तो विद एवरी मूविंग पार्टिकल देयर इज एसोसिएटेड अ वेव। इसको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में भी उन्होंने उसका सहारा लिया, डी ब्रॉगली ने, अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? अरे ये कहता है कि भैया एक साथ और सही सही, एक साथ और सही सही ना पोजीशन और मोमेंटम दोनों का पता नहीं लगाया जा सकता। फॉर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स के लिए पोजीशन और मोमेंटम दोनों पता लगा के दिखा दो। मैं चैलेंज कर रहा हूं, हाइजेनबर्ग ने चैलेंज कर दिया दुनिया को, नहीं पता लगा सकते। तो क्यों नहीं पता लगा सकते? डी ब्रॉगली ने कहा यस, हाइजेनबर्ग इज वेरी राइट। अरे भैया अगर इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल होता खाली, तब तो पता लगा पाते ना पोजीशन, वो तो वेव है। उन्होंने एक टर्म दिया था वेव पैकेट का, तो उस वेव पैकेट के अंदर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड हो ही नहीं सकता, वो डीलोकलाइज्ड है। तो कैसे पता लगाओगे पोजीशन का सही सही? अगर उससे एसोसिएटेड वेव ना होती
वो सिंगल पार्टिकल होता, लोकलाइज्ड होता, तब तो ढूंढ पाते, उसे ढूंढ ही नहीं पाओगे, वो तो डीलोकलाइज्ड हो गया, वो तो वेव के अंदर फैल गया, कहीं भी हो सकता है, वेव के स्प्रेड के अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। इस वजह से उसके पोजीशन में, डिटर्मिनेशन में अनसर्टेनिटी होती है। तो खैर बहुत ज़्यादा डिटेल में, डेप्थ में नहीं जाएंगे, यहीं पर इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। देखते रहना, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, हैंड रिटन नोट्स का डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, physixified.wordpress.com पे भी मैंने अपलोड कर दिया है। इसमें भी, लेक्चर में भी मैंने एटम्स एंड न्यूक्लियाई में भी दिया था हैंड रिटन नोट्स का लिंक, इसमें भी दे दूंगा मैं। डुअल नेचर के भी हैंड रिटन नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे। और अगर नहीं फॉलो किया है तो फॉलो कर लेना मुझको इंस्टाग्राम पे, फिजिक्सिफाइड पेज है ऑलरेडी एक वहाँ पर। एंड कीप वॉचिंग फॉर सच अपडेट्स। एक मीम्स का सेक्शन ला रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बहुत सारे मीम्स अपलोड किए हैं मैंने, और आगे भी करते रहेंगे, पॉसिबल हुआ तो डुअल नेचर में भी करेंगे। तो फॉर सच मटेरियल स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। बी फिजिक्सिफाइड।